हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और भी बहुत सब्जेक्ट पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट की एमसीक्यूज मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले की वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, बाकी ये क्वेश्चंस आपके यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज के इस वीडियो में रहेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर एन एक्सपोर्टर टू गेट ए कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्यातक को अनुबंध प्राप्त करने के लिए एक विधि है। प्रोफार्मा इनवाइस, बिल ऑफ लैंडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जो है एक निर्यातक को अनुबंध प्राप्त करने की एक विधि है। प्रपत्र बीजक, लदान बीजक, साख पत्र। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है कि कौन सी एक अनुबंध को प्राप्त करने की विधि है, तो वो हो जाता है आपका प्रोफार्मा इनवाइस, प्रपत्र बीजक। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी क्रेता होगा, कोई भी जो भी परचेजर होगा, जिसको भी सामान को वस्तुओं को खरीदना होगा, वो निर्यातकों को पूछताछ का एक पत्र भेजता है। यानी कि जो एक्सपोर्टर होगा उसको क्या करेगा, एक इंक्वायरी के लिए एक लेटर भेजता है, जिसमें उसके जो भी गुड्स हो, जो भी सामान वो सेल कर रहा है, एक्सपोर्टर निर्यातक उस सामान के बारे में, उस वस्तु के मूल्य की, गुणवत्ता की, क्वालिटी की और जो भी उसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उन सब के बारे में पूछता है कि आप मुझे सूचना भेजिए। उसके बाद जो एक्सपोर्टर होता है वो इसका जो उत्तर भेजता है उससे ही प्रारूप बीजक कहते हैं, यानी कि प्रोफार्मा इनवाइस कहते हैं, जिसमें कि वो जो भी क्वेश्चंस उसने पूछे होंगे उससे रिलेटेड और साथ ही जो भी उसका गुड्स होंगे वो किस कैटेगरी के हैं, उनका साइज़ क्या है, उनका वेट क्या है, सुपुर्दगी यानी कि जो भी हम उनको हैंड ओवर करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, पैकेजिंग कैसी है, जो पेमेंट करेंगे उसकी कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ों की क्या होती है, डिटेल होती है। तो ये होता है प्रपत्र बीजक या प्रारूप बीजक या फिर प्रोफार्मा इनवाइस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोफार्मा इनवाइस इज सेंड बाय द डैश टू द डैश। प्रपत्र बीजक डैश द्वारा डैश को प्रेषित किया जाता है। कंसाइनी टू कंसाइनर, कंसाइनर टू कंसाइनी, कस्टम ऑफिसर टू एक्सपोर्टर, कस्टम ऑफिसर टू इम्पोर्टर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो प्रपत्र बीजक है, प्रोफार्मा इनवाइस है, वो डैश द्वारा डैश को प्रेषित किया जाता है। यानी किसके द्वारा किसको प्रेषित किया जाएगा। प्राप्तकर्ता से प्रेषक को, प्रेषक से प्राप्तकर्ता को, सीमा शुल्क अधिकारी से निर्यातक को या फिर सीमा शुल्क अधिकारी से आयातक को। तो वो प्रेषित किया जाता है प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को, यानी कि कंसाइनर टू कंसाइनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय। निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था। WTO, IMF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UN। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं यानी कि जो भी हम चीज़ें निर्यात कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी पर कंट्रोल रखना और उसका इंस्पेक्शन करना, ये एक्ट किसने जो है तैयार किया था। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये तैयार किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मूविंग द स्टफ। डैश वस्तुओं को स्थानांतरित करने का पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं। कस्टम ऑफिसर्स, शिपिंग कंपनीज, इंपोर्टर्स, नेगोशिएटिंग बैंक्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो वस्तुओं को एक स्थान से जब हम जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर हम वस्तुओं को, तो हमारे यहाँ से दूसरे देश तक जाने के बीच का जो टाइम होता है तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेता है। सीमा शुल्क अधिकारी, नौवहन कंपनियाँ, आयातक और ग्रामीण बैंक। तो उसका तो दायित्व हो जाएगा शिपिंग कंपनीज़ का। जब आपने यहाँ से शिप कर दिया सामान, वहाँ पर पहुँचने तक का जो बीच का जो टाइमिंग रहेगी तो शिपिंग कंपनीज़ उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एक्सपोर्ट ऑर्डर विल नॉट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ। निर्यात आदेश में निम्नलिखित का विवरण शामिल नहीं होता है। प्राइस, ट्रांसपोर्ट, पेमेंट एग्रीड बिटवीन एक्सपोर्टर एंड द बायर, एक्सपोर्ट कंट्रीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो निर्यात आदेश होता है उसमें कौन सी चीज़ें जो होती हैं शामिल नहीं की जाती हैं। मूल्य, परिवहन, निर्यातक एवं क्रेता के मध्य सहमत हुआ भुगतान, निर्यात देश का भुगतान संतुलन। तो उसमें प्राइस भी रहता है, ट्रांसपोर्ट भी रहेगा कि किस तरह से आप सामान को भेजेंगे, और जो निर्यातक है एवं क्रेता के मध्य किस तरीके से पेमेंट करना है उसका जो भी डिसाइड हुआ होगा वो भी रहता है। लेकिन उसमें निर्यात देश का भुगतान संतुलन नहीं होता, उसकी डिटेल नहीं रहती। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट, डैश एंड कंपटीशन आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्राइस।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लागत डैश और प्रतिस्पर्धा तीन महत्वपूर्ण कारक हैं जो मूल्य निर्धारित करते हैं। मैन्युफैक्चरर, डिमांड, वैल्यू, सप्लाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो लागत और प्रतिस्पर्धा दो आपको कारक बता दिए, फैक्टर्स बता दिए हैं, और एक फैक्टर और पूछा है कि कौन सा होता है। जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब इंटरनेशनल्स में जाते हैं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि प्राइस हम इतना ज़्यादा हाई ना रखें कि कोई भी वस्तु को वहाँ पर परचेज ना करे। तो यहाँ पर कौन सी तीन चीज़ें हो जाएंगी, तो थर्ड आपकी हो जाएगी डिमांड, मांग, कि वहाँ पर उस वस्तु की, उस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि उस वस्तु का वहाँ पर मूल्य क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ड्राफ्ट मोड ऑफ एक्सपोर्ट पेमेंट द पार्टी हु साइन एंड सेंड्स द ड्राफ्ट टू द सेकंड पार्टी इज कॉल्ड द डैश। निर्गत भुगतान की ड्राफ्ट प्रणाली में जो पक्ष दूसरे पक्ष के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करता है और हस्तांतरित करता है उसे डैश कहा जाता है। ड्रायर, एप्लीकेंट, ड्राई, एजेंट। क्वेश्चन आपको बताना है कि जो निर्यात पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पर जो ड्राफ्ट मेथड होता है उसका, तो उसमें जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करता है और हस्तांतरित करता है तो वो क्या कहलाता है, वो पक्ष क्या कहलाता है, वो हो जाता है ड्रायर यानी कि आहर्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज डैश इफ इट इन्वॉल्व्स पेमेंट टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट साइड ड्राफ्ट। एक साख पत्र को डैश के रूप में जाना जाता है यदि इसमें दर्शनी पत्र के विपरीत निर्यातक के भुगतान सम्मिलित हैं। अवधि साख पत्र, अपुष्टिकृत साख पत्र, परिक्राम्य साख पत्र, दर्शनी साख पत्र। तो वो हो जाएगा दर्शनी साख पत्र यानी कि साइड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक ऐसा साख पत्र जब जिसको दिखाने पर ही भुगतान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट। निम्नलिखित में से कौन सी साख पत्र की यथार्थता नहीं है। It is a document issued by a bank at the request of the exporter. The bank agrees to honor a draft drawn on the importer. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में सही नहीं है। यह एक प्रपत्र है या एक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। निर्यातक के अनुरोध पर बैंक आयातक पर रेखांकित पत्र का सम्मान करने के लिए सहमत है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, वो हो जाएगा निर्यातक के अनुरोध पर। यह आपका एक्सपोर्टर के अनुरोध पर नहीं बल्कि इम्पोर्टर के अनुरोध पर जारी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग डैश ट्रांजैक्शंस। निर्यात वित्त पोषण का तात्पर्य वित्त पोषण के किसी भी डैश लेन देन से है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लोकल, डिजिटल। तो आपसे पूछ रहा है जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की जाती है तो वो किस चीज़ के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है, तो वो निर्यात जो चीज़ें होंगी वो फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट इंसेंटिव्स रिसीवेबल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर जनरली ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों के विपरीत सवेष्टन साख सामान्यतः अधिकतम डैश के लिए दिया जाता है। 30 डेज, 120 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी सवेष्टन साख यानी कि पैकेजिंग क्रेडिट दिया जाता है वो कितने दिन के लिए दिया जाएगा, वो हो जाएगा 90 डेज के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सपोर्ट रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का निर्यात जोखिम नहीं है। कार्गो, मरीन रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, कलर रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक रिस्क। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि कौन जो है वो निर्यात जोखिम नहीं है। तो यहाँ पर जो कलर रिस्क दे रखा है, रंग जोखिम, वो निर्यात जोखिम नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी जितने भी हैं तीनों ही क्या है आपके निर्यात जोखिम का प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फंक्शन परफॉर्म बाई ECGC इंक्लूड। भारतीय निर्यात साख गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में डैश सम्मिलित है। प्रोवाइड्स गाइडेंस इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, असिस्ट्स एक्सपोर्टर्स इन रिकवरिंग बैड डेब्ट, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन से पूछ रहा है जो भारतीय निर्यात साख गारंटी निगम है वो कौन से कार्य निष्पादित करता है, कौन सी चीज़ों को करता है। निर्यात से संबंधित गतिविधियों में मार्गदर्शन प्रदान करता है, सही है। अशुद्ध ऋणों की वसूली में निर्यातकों की सहायता करता है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है आपके सही हैं कि गतिविधियों में हेल्प भी करता है, मार्गदर्शन भी करता है, और जो बैड डेब्ट होता है उसकी रिकवरी में भी सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर्स को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होंगे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट वाज इनैक्टेड। निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1964, 1967, 1963, 1961। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो आपका निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम में कब पारित हुआ था, तो पारित हुआ था 1963 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।